Hi friends, welcome back to my channel and thanks for clicking this new video. In this lesson, I am going to discuss another important literary figure in Indian English literature, Amitav Ghosh. अमिताभ घोष जो है वो 11 जुलाई 1956 को पैदा हुए। वो एक इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज इंग्लिश लैंग्वेज हिस्टोरिकल फिक्शन। वो अपनी हिस्टोरिकल फिक्शन के नाम से जाने जाते हैं। अमिताभ घोष जो हैं वो अपनी राइटिंग में दो मेजर टेक्निक्स जो हैं यूज़ करते हैं, द पॉलीफोनिक नैरेटिव टेक्निक एंड द सेकंड वन इज़ मैजिकल रियलिज्म। पॉलीफोनिक नैरेटिव टेक्निक ऐसी नैरेटिव टेक्निक होती है जिसके अंदर राइटर साइमल्टेनियसली डिफरेंट वॉइसेस और व्यूज़ को एट ए टाइम इस्तेमाल करके अपना वर्क लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई नावल रीड कर रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट पर्सन या सेकंड या थर्ड पर्सन नरेशन देखने को मिलती है। यानी कि जो एक शख्स होता है, जो नरेटर होता है, वो स्टोरी नरेट कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास अगर नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके अंदर जो इसका सेंट्रल करेक्टर है मार्लो, वो खुद स्टोरी नरेट कर रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है। लेकिन जो इसके बाद मॉडर्न एज में हमने देखा कि मॉडर्न एज के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को एट ए टाइम इमर्ज करके इस तरह वर्क में प्रेजेंट किया जाता है कि वो एक न्यू टेक्निक बन जाती है। क्योंकि मॉडर्निज्म के मेजर करेक्टरिस्टिक्स ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लिटरेचर में। इन द सेम केस जो पॉलीफोनिक टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि राइटर डिफरेंट वॉइसेस और पॉइंट ऑफ व्यू को एट ए टाइम इस्तेमाल करके अपना वर्क लिखता है। वॉइसेस कहते हैं कि अगर एक पोइम में कोई शख्स बोल रहा है, कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, तो उसको एंड करने से पहले ही दूसरी वॉइस स्टार्ट हो जाती है। यानी दूसरी वॉइस का मतलब यह है कि एक और स्टोरी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, एक और पर्सन उधर आ जाता है और वो अपनी स्टोरी उसके अंदर बताना शुरू कर देता है। जैसे कि हम वेस्टलैंड में भी देख सकते हैं, द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट पोएम। इसके अंदर इन्होंने डिफरेंट वॉइसेस यूज़ की हैं कि स्टार्टिंग में कोई और स्टोरी सुना रहा है एंड मिड में कोई और सुना रहा है, आगे लाइंस के बाद कोई और अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है पोइम्स वर्ड्स के थ्रू। तो ये एक पॉलीफोनी टेक्निक होती है जो कि फिक्शन में यूज़ की जाती है स्पेशली। इसके बाद है मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म जो है ये पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं, स्पेशली जो इंडियन राइटर्स हैं और साउथ एशियन लिटरेचर के जो राइटर्स हैं, वो मोस्टली इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, मैजिकल रियलिज्म। ये हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर सकें। ऑलमोस्ट जो इंडियन राइटर्स हैं वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। मैजिकल रियलिज्म होता है कि जब आप मैजिक के थ्रू यानी अपनी रियलिटी को पास्ट के हिस्ट्री हमारी जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं उनको मैजिकल वे में यानी कि इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो लगता है कि एक मैजिक है, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम उनको देखें डीपली तो वो एग्जिस्ट करती हैं। वो हिस्ट्री जो इवेंट्स हैं वो हमारे पास्ट का हिस्सा हैं। डेट्स वाई ही यूज़ द टेक्निक ऑफ मैजिकल रियलिज्म। यानी कि एक पोस्ट कॉलोनियल का एक ये मेजर टर्म और एक कॉन्सेप्ट है जो कि पोस्ट कॉलोनियल थिंकर या राइटर्स अपने वर्क में यूज़ करते हैं। इसके बाद इनके कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द सर्कल ऑफ रीजन, द शेडो लाइन, द सर्कल ऑफ रीजन, द शेडो लाइन, डांसिंग इन दी कैम्बोडिया, CAMBODIA, द कोलकाता। ये भी इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। ये जो भी हम द ग्लास स्पेल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क है। इसके बाद एक और इनका वर्क है रिवर ऑफ स्मोक, सी ऑफ पपीज, सी ऑफ पपीज। ये भी इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। लास्ट वन पे द हंग्री टाइड, TIDE। ये इनके कुछ वर्क्स हैं। अब इनके थीम को देखते हैं कि अमिताभ घोष जो है अपनी राइटिंग में किस तरह का थीम इस्तेमाल करते हैं। द एपिक थीम ऑफ ट्रैवल एंड डायस्पोरा। इनके जो हमें वर्क हैं उसके अंदर हमें एक एपिक थीम, यानी कि एपिक क्या होती है, एपिक में एक हीरो होता है, एक स्टोरी होती है, डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, सीन्स होते हैं, वॉर्स दिखाई जाती है, एक बैटल होती है, जो एपिक के मेजर एलिमेंट्स हैं। इनकी हमें जो राइटिंग है उसके अंदर एक एपिक का थीम देखने को मिलता है। किसके थ्रू? डायस्पोरा के थ्रू। इसके साथ डायस्पोरा भी है, वो एक टर्म है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की। हिस्ट्री एंड मेमोरी। अमिताभ घोष जो हैं वो हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में कि ये
किस चीज़ की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि हर राइटर अपनी एक ऐसी टेक्निक या स्टाइल की वजह से जाना जाता है जिसको दूसरे राइटर से डिफ्रेंशिएट करना होता है। क्योंकि अगर हम फॉर इंस्टेंस देखें, जो टी.एस. एलियट हैं, इनका राइटिंग स्टाइल और है। इसी तरह अगर इन्हीं के कंटेम्प्रेरी राइटर्स हम देखें तो जैसे फिलिप लार्किन हैं, उनका राइटिंग स्टाइल हो रहा है, W.B. यीस्ट का राइटिंग स्टाइल हो रहा है। बेशक ये राइटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनको हम डिफ़र कर सकते हैं किसकी बिना पर, इनके स्टाइल की वजह से। इसी तरह जो अमिताभ घोष हैं, इनका जो राइटिंग स्टाइल है हिस्टोरिकल फिक्शन, यानी वो हिस्ट्री पर और भी राइटर्स ने लिखा होगा कि हिस्ट्री को उसके साथ लिखा है। और नॉर्मली जो कॉलोनियल राइटर्स होते हैं वो हिस्ट्री को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थ्योरी पर हमें हिस्ट्री के कुछ ऐसे इवेंट्स को बताना होता है जो कि वो कंट्रीज़ जो कि कॉलोनाइज हो चुके हैं, जिनकर जो कि कॉलोनाइज थे या कॉलोनाइज हो चुके थे, और आफ्टर कॉलोनाइजेशन या इंडिपेंडेंस उनके क्या इफ़ेक्ट थे, उनका कल्चर किस तरह का चेंज हो गया, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डिस्कस करती हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी हम सेपरेट एक वीडियो में लिटरेरी थ्योरी के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर इनका एक और हम देखें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या मतलब? पॉलिटिकल स्ट्रगल ये कि अगर आप अपने वर्क में हमें कुछ ऐसे सीन या इवेंट्स ये दिखा रहे हैं जो कि रियल में हिस्ट्री के साथ रिलेट नहीं है, लेकिन हम उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एज इट इज़ किसी हिस्ट्री को किसी वर्क में लिखते हो तो वो फिक्शनल वर्क नहीं, वो नॉन फिक्शनल वर्क की बजाय वो हिस्ट्री की बुक यानी हिस्ट्री की नरेशन बन जाती है। यानी कि आप हिस्ट्री को प्रेजेंट करें कि हिस्ट्री में हम फिक्शन नहीं डाल सकते, हिस्ट्री को आप एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन जो फिक्शन होती है वो आप इमेजिनेशन के थ्रू इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि आप रियल इवेंट्स को मोल्ड करके उनके साथ प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो हमारा लिटरेचर होता है वो टोटली हमारे प्रैग्मेटिक पे बेस होता है कि जो चीज़ आप दिखा रहे हैं आप वो दिखाना नहीं चाह रहे। इनका जो एक और थीम है वायलेंस, यानी कि ये अपने वर्क में हमें वायलेंस दिखाते हैं कि किस तरह इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही थी, लोग पॉलिटिकली खुद को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे थे और लोग कि ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल करना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे जब कोई भी एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन हो जो कि वर्ष से होती जा रही हो, तो उस टाइम पर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो किस लेवल पर होती है कि लोगों को किस तरह मारा जाता है, उनकी सोशल इकोनॉमिक उनके कल्चर किस तरह की उनकी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। नेक्स्ट वन जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है लव एंड लॉस। ये सब चीज़ें यानी कि जब हमारी सोसाइटी में इस तरह की सिचुएशन चल रही हो कि हमें खुद को आइडेंटिफाई करवाना पड़े, इंडिपेंडेंस दिलवानी पड़े, तो उस तरह की जो सोसाइटी होती है वो एक बेटर सोसाइटी नहीं कहलाती। उस सोसाइटी में लोगों को कुछ ना कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। यानी एक लॉस का जो एक मेजर थीम है, लॉस ये खुद एक थीम है पोस्ट मॉडर्निज़म और मॉडर्निज़म में। क्योंकि जब वर्ल्ड वार्स हुई तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर थीम हमें देखने को मिला वो वायलेंस के बाद लॉस था। क्योंकि जो जंग के बाद लोग अपनी जानों से चले जाते हैं तो उसका जो एक लॉस होता है उनकी फैमिली को, कंट्री को, वही एक मेजर लॉस होता है। चाहे इकोनॉमिक लॉस हो जिसको आप फिर भी आप किसी ना किसी तरीके से फील कर सकते हैं, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं उनको भी आप फील कर सकते हैं, लेकिन जो एक इंसान की ज़िंदगी होती है वो अगर चले जाए तो उस चीज़ को आप कभी भी फील नहीं कर सकते हैं। डेट्स ऑल अबाउट अमिताभ घोष। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे इनके रिलेटेड कि इनकी राइटिंग कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट राइटर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।